10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग की थ्योरी तो ओवर हो चुकी है। किसकी? हाउस प्रॉपर्टी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करें ना? बोलो, तैयार हो? क्वेश्चन नंबर 1 शुरू के कुछ क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग को ये बताएंगे हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 से 11 तक लगातार वही है। उसके बाद आपको देखें मिलेंगे फुल फ्लेज में क्वेश्चन जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होगी फॉर्मेट बेस पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोगों ने एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन देखा था। क्या देखा था? एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन सेक्शन 23 में देखा था। म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, जो दोनों में अधिक होगा वो माना जाएगा फेयर रेंट नंबर 1। फिर फेयर रेंट नंबर 1 का कंपैरिजन हम करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में से लोअर होगा वो मान लिया जाएगा फेयर रेंट नंबर 2। फेयर रेंट नंबर 2 की कंपैरिजन हम करेंगे एक्चुअल रेंट से, हाँ या ना? और एक्चुअल रेंट में क्या शामिल नहीं होता? अनरियलाइज्ड रेंट। दो पार्ट में बांट देते हैं। या तो हमारा एक्चुअल रेंट अधिक है फेयर रेंट नंबर 2 से, तो आंख बंद करके आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नहीं? और दूसरा मैंने बताया था हो सकता है एक्चुअल रेंट कमती हो जाए किससे? फेयर रेंट नंबर 2 से। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या ये कमी वैकेंसी के कारण है? अगर आपका आंसर आता है हाँ, तो एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर आपका आंसर आता है ना, तो एनी अदर रीज़न। आपका आंसर हो जाएगा फेयर रेंट नंबर 2 इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पक्का ना? ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। यहाँ तक की डिटेल में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो। बिल्कुल सिंपल सा था। अब हम लोग ये जो डेटा दिए हैं ना, बस इस चार्ट में भरते चले जाएंगे। संजय लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर अ रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ। रेंट 12,000 पर मंथ, यानी सालाना कितना? सालाना कितना आ रहा होगा? 1,44,000। अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है 1,80,000। ये अब जब हमें ये डिटेल नहीं मालूम तो यही आ जाएगा। जब ये डिटेल नहीं मालूम तो इसी को बेस ले लेंगे, यानी ये डायरेक्ट कूद करके यहाँ आ जाएगा। बोलो ना, क्योंकि बीच की कोई डिटेल तो मालूम नहीं है, कंपैरिजन तो बाकी चीज़ों से कर ही नहीं सकते, तो डायरेक्ट इसी को फेयर रेंट नंबर 2 मान लिया और 1,44,000 से कंपैरिजन कर लिया। नहीं बोलते क्यों नहीं? अब बताओ किसको ले? एक्चुअल रेंट अधिक है या फेयर रेंट नंबर 2 अधिक है? फेयर रेंट नंबर 2 अधिक है। किस रीज़न से? क्या वैकेंसी की कोई इन्फॉर्मेशन है? इसका मतलब ये कम है क्योंकि हम कम चार्ज करते हैं रेंट। तो सरकार को क्यों चूना लगा रहे हो? आपको टैक्स देना पड़ेगा कितने पर? आपका आंसर है 1 लाख। लिख ले आंसर नंबर 1, 1,80,000। क्या दिक्कत है? नहीं बनाना कुछ नहीं है, तो हमने समझाने के लिए बताया। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे? इधर देखो, देखो इधर म्यूनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर इज
ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्रोवाइडेड एक्चुअल रेंट इज नॉट लोअर ड्यू टू वैकेंसी। बात समझ में आई? इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। फिलहाल आप इस चार्ट को नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, आप लोग थोड़ा स्पीड लाएंगे, आदत हमको इसी पर ही डालनी है। बस हम तुम लोग को यही बैच पढ़ाएंगे। क्योंकि इसके बाद पढ़ने के लिए तुम लोग नहीं रहोगे दूसरा बैच आएगा कल यही तो डायलॉग था कि मैं केवल एक ही बात बोलूँगा। क्यों? दूसरी बार नहीं बोलोगे, बोलूँगा लेकिन उसके सुनने के लिए तुम नहीं रहोगे क्यों? चलिए हटाएं। हटा रहे, हमको केवल यही हटाना है, जो ब्लू ब्लू लिखा है उसी को हटाना है। अरे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अमर ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, द फेयर रेंट, इधर देखें 5 लाख दिया है। कितना? 5 लाख। और लेट आउट की गई है प्रॉपर्टी 50,000 पर मंथ, यानी 6 लाख रुपए। इधर देखो ना, एक्चुअल रेंट कितना? बस बात की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये कूद कर कहां आ जाएगा? एक्चुअल रेंट अधिक है ना, तो आंख बंद करके आंसर क्या आ जाएगा? कितने तेज हो तुम लोग, नहीं? नोट करो आंसर, पन्ने भरते जाएं आप लोग। उसी में ही एडजस्ट कर दिया, नया बनाए हो। पूरा नोट करो, पर्पस प्रैक्टिस करवाने का है। हमें करना होता हम एक ही लाइन में कर दिए होते, क्यों इतना टेंशन लेते? शुरू से पढ़ा है तुम लोग को ABCD से बात कर, तुम कल से घर से लेकर आना बुक अल्फाबेट्स की हटा रहे। क्वेश्चन नंबर 3। रुक्मणी हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 2,40,000। इधर देखो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना था? उसने बैंक को अपना घर किराए पर उठा दिया 30,000 के हिसाब से जुलाई से, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का छोड़कर 9 महीना किराए पर उठा होगा, हाँ या ना? और लिखा भी अप्रैल मई जून 3 महीना घर खाली था, तो 9 महीने का 30,000 के हिसाब से एक्चुअल रेंट कितना आया? 2,70,000। सबसे पहले तो इसको कूदा दो यहाँ पे, बोलो ना, बताओ आंसर क्या आएगा। जब एक्चुअल रेंट अधिक होता है तो बाकी सब चीज़ें जाएं किनारे, हमें मतलब है केवल एक्चुअल रेंट से। क्या जरूरत है ये देखने के लिए? 270, प्रिंटिंग मिस्टेक 270। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूरा बनाएंगे, हम इंतज़ार करेंगे।
चलें। क्वेश्चन नंबर 4। Ramani owns a flat which is assessed by the local authority with annual value 90,000. म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? अथॉरिटी की वैल्यू। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट 7,500 पर मंथ। हावर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 30/9/2012। 30 सितंबर को खाली कर दिया, 30 सितंबर को खाली कर दिया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू जनवरी, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने तक प्रॉपर्टी खाली थी। कितने महीने तक? 4 महीने तक। पहले तो 6 महीने तक वो किराए पर उठी हुई थी 7,500 के हिसाब से, और उसके बाद 4 महीने तक प्रॉपर्टी से कोई रेंट नहीं मिला, और उसके बाद फिर रेंट मिला भी है 2 महीने का, तो 10,000 के हिसाब से, जनवरी और फरवरी का। हाँ है ना? तो 45 और 20 65,000 हुआ टोटल किराया। पक्की बात है ना? टोटल रेंट कितना आया? 65,000। टोटल रेंट कितना आया? 65,000। बताओ इसको तो पहले या खुदा दें, कितना आ गया? 90,000। क्या ले? देखो ना, 4 महीने घर खाली था, दिख रहा है 4 महीने घर खाली था। अगर ये खाली नहीं रहता, ढंग से सुनना, हम लोग को तो ये कम हो गया, ये अधिक हो गया। जब एक्चुअल रेंट कम होता है तो देखना पड़ता है क्या खाली रहने के कारण कम था क्या। अब देखना पड़ेगा, अगर ये खाली नहीं रहता तो कम से कम कितना किराया वसूल सकते थे? 7,500 के हिसाब से। 4 महीने का कितना? 30,000। अगर 30,000 वो किराया मिल जाता तो ये कितना हो जाता? 95,000। यानी ये अधिक हो जाता, ये कम हो जाता। यानी हम सरकार को मूर्ख नहीं बना रहे, हम उसको पूरा टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन जब घर ही खाली था तो टैक्स कहाँ से दें? इसका मतलब हमारा एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, क्योंकि ड्यू टू वैकेंसी ही ये कम आया है। पक्की बात है? तो किस पर टैक्स लगाओगे? 95,000 पर या 65,000 पे? 65। वो 95 30,000 जोड़कर इसलिए आया था ताकि हम ये देख सके कि हम सरकार को मूर्ख बना रहे हैं या नहीं। ठीक है ना? 65,000। फरवरी है ना?
हटाए, जाए, हटा सकते हैं। ये तरीका समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 5, Radhika owns a flat since 2010 and was let out to a private finance company from the beginning. अच्छा, the annual value assessed by municipal corporation is 60,000. देखो ना, बोलो। The property was let out for rupees 10,000 in April 2010 and interest-free rental advances equivalent to 3 months was collected. हमने अप्रैल 2010 में मकान को किराए पर उठा लिया था कितने रुपए पर? 10,000 पर मंथ, और इनसे मैंने एडवांस रेंट ले लिया था कितने महीने के बराबर? 3 महीने के बराबर, का मतलब होता है 30,000। ये लेकर मैंने अपनी जेब में रख लिया था। 30,000 लेने के बाद हर महीने मुझसे 10,000 लेते रहे। ये 3 महीने का हमेशा मेरे पास एडवांस पड़ा रहा अप्रैल 2010 से। The property was let out as at the rate of 10,000 April 2010 and the interest-free rental advance equivalent to 3 months rent was collected. There is a stipulation in the lease agreement. एक क्लॉज है लीज एग्रीमेंट में, एक चीज़ लिखी हुई है। जब हम लोग के बीच में तय हो रहा था, मकान मालिक और किराएदार के बीच में एग्रीमेंट बन रहा था, तो उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था, देयर इज अ स्टिपुलेशन इन द लीज एग्रीमेंट दैट 25% इंक्रीज शैल बी मेड। रेंट हर साल 25% में बढ़ जाएगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 3 years टेनेंसी पीरियड। जैसे ही 3 साल बीतेगा हमारा रेंट बढ़ जाएगा, यानी कि अप्रैल 2010 से मार्च 2011 पहला साल, अप्रैल 2011 से मार्च 2012 दूसरा साल, और अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तीसरा साल। ये 3 साल बीतने के बाद हमारा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक किराया कितना हो जाएगा? 12,500। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 साल की टेनेंसी पीरियड खत्म होने के बाद किराया 25% से बढ़ जाएगा। 10,000 का 25% कितना हो जाएगा? 12,500। इसमें तो हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। चलो, अब मेरा किराया हो गया 12,500, और साथ साथ नोट करना बड़ा मजा आता है। सुनो, फ्रॉम अप्रैल 2014 हमने इसको, आप लोग सही कर लेंगे, ये अप्रैल 11 है। पहली लाइन में जो दिया है वो अप्रैल 11 है। पहली लाइन जो दी है वो अप्रैल 11 है, सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखे ना, अब क्वेश्चन में कह रहा है अप्रैल 2014 से कंपनी 12,500 रुपये पेमेंट करने लगी। तो पहली लाइन जो थी, राधिका ओन्स अ फ्लैट सिंस 2010, उसको 2011 कर देना, ठीक है ना। और अप्रैल 2010 लिखा हुआ है 10,000 रुपये, उसको अप्रैल 2011 कर देना। चलो, अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक किराया कितना हो गया? 12,500। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द कंपनी रेन इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस इन जून 2014। जून 2014 में कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, मान लो मिसप्रिंट हो, तो उसको आप लोग सही कर लेंगे। जून 2014 में कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई, यानी कंपनी ने हमको अप्रैल, मई और जून का तो पैसा दिया होगा। बोलते क्यों नहीं? जून में कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई, तो जून का पैसा कहां मिला? जून में ही तो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में गई है। अब हमें यह क्वेश्चन पढ़ करके देखना होगा, क्या जून का किराया मिला या नहीं मिला। अगर कुछ ना कहे तो नहीं मिला, क्योंकि यही वो मंथ है जब पता चला कि कंपनी तो बड़ी बर्बाद हो गई है, तो इसका मतलब जून का किराया नहीं मिला होगा। अगर लिखा है जून का किराया मिला है तब तो ठीक है। आगे देखते हैं।
एंड नो रेंट वॉज पेड देयर आफ्टर। अगर इस लाइन को पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि जून के बाद कोई किराया नहीं मिला, यानी जून तक का किराया मिल गया। हाँ या ना? चलो, लेकिन आगे लिखा है नोटिस हैज बीन गिवन टू एविक्ट द कंपनी। नोटिस दे दिया गया, भैया खाली करो जगह अगर किराया नहीं दे पा रहे हो तो। एंड अदर स्टेप्स टेकन टू रियलाइज द रेंट वेयर नॉट फ्रूटफुल। और उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज की गई, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया और हम ये साबित कर सकते हैं कि वो पैसा नहीं देगा। एडवांस रेंटल हैज बीन एडजस्टेड टुवर्ड्स द रेंट ड्यू फॉर जून जुलाई एंड पार्टली फॉर अगस्त। ये क्या बोल दिया तूने? ऊपर तो बोल रहे थे कि जून 2000 के बाद 2014 के बाद हमको किराया नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कह रहा है, नीचे देखो क्लियर कर दिया कि जो हमें रेंटल एडवांस मिला था 30,000 वो मैंने जून में एडजस्ट कर लिया, जुलाई में एडजस्ट कर लिया। किराया कितना है? 12,500। ये तो हमें रिसीव हो गया, ये तो हमें मिल गया था किराया, लेकिन ये किराया मिलना बंद हो गया। तो मैंने क्या कहा उसको, देख तूने जो एडवांस दिया था हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो 30,000 में से मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया, बाकी फिर 30,000 में से यहाँ एडजस्ट कर लिया, 25,000 तो मैं खा गया, बाकी मैंने अगस्त का पार्टली खाया 5,000। अब क्लियर है? लिखा है पार्टली फॉर अगस्त, लिखा भी हुआ है पार्टली फॉर अगस्त। द बैलेंस अमाउंट ऑफ रेंट इज नॉट रियलाइजेबल। बाकी उसने किराया नहीं दिया। एंड द कंपनी अल्टीमेटली वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन मार्च 2015। और साल खत्म होते होते कंपनी ने मकान खाली कर दिया। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती और ये लिखा होता स्टिल द हाउस इज इन द पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो इसका मतलब ये होता बेटा रूल 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें 4 कंडीशन है। पहला टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, मिल रहा है इस क्वेश्चन में, टेनेंसी बोनाफाइड थी। दूसरा टेनेंट हैज़ वैकेटेड द प्रॉपर्टी, नहीं लिखा होता तो हम कैसे मान लेते हो गया, तो वहाँ पर अनरियलाइज रेंट की छूट नहीं मिलती और साल भर के रेंट को हम ले लेते। यहाँ पर हमने मकान खाली भी करवा दिया तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरा, उसके खिलाफ लीगल स्टेप्स लिए हैं, लिखा है, और ये भी साबित कर सकते हैं कि फ्रूटफुल नहीं होगा। क्लियर हुआ? यानी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यानी एक्चुअल रेंट अब कितना लेंगे? इतना ही लेंगे। चलो कितना हो गया? 25 और 30 55,000। यानी हमारा एक्चुअल रेंट कितना है? अब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये रेंट कम हुआ है ड्यू टू वैकेंसी। हाँ भाई हमको किराया कहाँ मिला इसके बाद से? अगस्त के बाद से। तो चेक करोगे नहीं करोगे? तो ये वैकेंसी के कारण है या नहीं? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? नहीं है वैकेंसी के कारण। वैकेंसी का मतलब होता है, मैंने तुम लोग को बताया था, ताला लगा होना। क्या बात कर रहे हो? ताला कहाँ लगा है? उसमें लिखा है मार्च 2015 तक तो कंपनी खुद उस पर काबिज थी, कंपनी का ताला लगता था। कंपनी ने खाली किया मार्च 2015 में, और जब मार्च 2015 में खाली किया इसका मतलब घर वैकेंट नहीं था, और जब वैकेंट नहीं था तो वैकेंसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब सवाल नहीं पैदा होता तो यहाँ तो आएगा नहीं। यानी ये कम है किसकी वजह से? किसी दूसरी वजह से, और जब दूसरी वजह से कम है तो ये हमारा सीधा सा हिसाब है। तो आंसर इज 60,000। देखो ना कितना सिंपल टॉपिक था, घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिया है। एक बार और देखें, समझें, पढ़ें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। अब हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन के बाद कुछ मुश्किल लगेगा इन सब चीज़ों में। रामादुरई ओन्स अ फ्लैट, म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,20,000, in which he was living with his family for several years. By end of July 2015, he completed construction of a bungalow and on 1st August 2014 shifted to the new house. From August 2013, देखो ना, अगस्त 2014 सॉरी, लिखा है जुलाई अप्रैल से लेकर जुलाई तक वो सेल्फ रहा। किराया दिया होगा क्या? अगर अपने रह रहे हो तो किराया देकर रहोगे अपने घर में? नहीं। लेकिन करा है अगस्त तक उसने एक नया घर बनवा लिया और अगस्त में शिफ्ट कर गया, और अगस्त से इस घर को उसने रेंट पर उठा लिया अपनी सिस्टर को। बोलो कितने रुपए पर? सोचो 8,000 पर मंथ पर। इतना स्वार्थी भाई है, ये नहीं फ्री में दे दे। अपने बहन से क्या मांग रहा है?
किराया कितने महीनों का, अप्रैल मई जून जुलाई, 8 महीनों का किराया उसने लिया होगा 64,000, बोलते क्यों नहीं। और म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,20,000। इसका मतलब बाकी जो होगा, अनरियलाइज रेंट तो है ही नहीं, बाकी जो हमारा किराया होगा वो वैकेंसी के कारण होगा। किसके कारण होगा, हम खुद रह रहे थे तो वैकेंट कहाँ था। मैं बार बार तो वही बोल रहा हूँ, जब मैं खुद रह रहा था कोई रह रहा था, इसका मतलब वैकेंट नहीं है, और जब वैकेंट नहीं है तो वैकेंसी का अलाउंसेस नहीं मिलेगा, बात खत्म। इसका मतलब अब सीधे सीधे इसका कंपैरिजन करो, बात खत्म हो गई। क्या आंसर आएगा, एनी अदर रीजन, 1,20,000। नोट कर लो आंसर। इतने टफ टफ क्वेश्चन है, पूछो मत। पूछना है कुछ, बाहर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अनिरुद्ध लिविंग इन हिज अपार्टमेंट, ठीक है, 96,000 उसका फेयर रेंट है, अपने घर में रह रहा है, उसका फेयर रेंट फिक्स है क्योंकि पड़ोसी ने अपना उसी तरह का घर कितने पर उठाया हुआ है, 96,000। टिल अप्रैल 2014 शिफ्टेड टू अ पेंटा हाउस प्रोवाइडेड टू हिम एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन बाय हिज नेफ्यू एम्प्लॉयर कंपनी। उसको उसके एम्प्लॉयर ने मकान दे दिया, वो उसी में ही शिफ्ट हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ से तो शिफ्ट हो गया नए घर पे, उसके बाद अप्रैल मई जून तक वो मकान खाली रहा जिसमें वो खुद रहता था, अपना घर, और जुलाई के बाद उसने उस घर को किराए पर उठा दिया अगस्त से। कितने रुपए पर, कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना हटा दो, अगस्त से 8 महीने के लिए, बोलो ना 1 लाख। ये कूदा दो यहाँ पे, बताओ आंसर क्या आ जाएगा। सोचना ही नहीं है, वैकेंट था नहीं था, सोचने की जरूरत है भी नहीं। हाँ, अगर ये कम हो जाता ना तो हम ये देखते वैकेंसी थी या नहीं। वैकेंसी थी, हाँ, 4 महीने की, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया था और पुराने घर पे जहाँ रहता था वहाँ ताला लगा दिया था। अगर एक्चुअल रेंट कम होता तो ज़रूर हम कंपैरिजन करते कि वैकेंसी के कारण कम है क्या, लेकिन जब कम है ही नहीं तो उसके लिए सोचना क्या। नोट कर लें। हमें हमारे सवालों का जवाब दो। क्या आपका आंसर यही रहेगा? मीन्स अगर 8,000 किराया होता तो आपका जवाब क्या होता? अगर 8,000 किराया होता तो आपको टोटल किराया मिलता 64,000, बोलो ना।
और 4 महीने तक वैकेंट था, बोलो, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा वैकेंसी का एक्चुअल रेंट। 8000 इंटू 8 इक्वल टू 64 प्लस नोशनल रेंट, हाँ या ना, या वैकेंसी अलाउंसेस। वैकेंसी का देखते हैं कितने महीने खाली था मकान, तो 8000 के हिसाब से अगर किराया मिला होता तो कुल कितना मिला होता, उड़ी बाबा, तो बराबर हो गया। तो किसी को एक को ले लेते, किसी एक को ले लेते, किसको लेते, इसको नहीं ले सकते, कैसे लोगे इसको, टैक्स कम लगाना है ना, तो 64,000, यहाँ अगर आंसर आता है तो 64,000, गलती मत कर देना सर, दोनों बराबर आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। एक्चुअल रेंट अब बराबर हो गया आपका फेयर रेंट के, इसका मतलब हम गवर्नमेंट को मूर्ख नहीं बना रहे, और जब गवर्नमेंट को मूर्ख नहीं बना रहे तो बट ऑब्वियस है हमारा टैक्स लगता 64,000 पे। नोट कर लें इसको। वैकेंट 3 मंथ से, कब शिफ्ट हुआ है, तीन महीना दिया है, चलो कितना हो गया, 88,000, बोलो। अब बताओ 96,000 अधिक की 88,000, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, 96,000। अरे मेरे लाल, तुम लोग 1 मिनट आओ, तुम्हारी बात करते। टैक्स या तो इस पर लगेगा या तो इस पर लगेगा, ये चीज़ यहाँ सेट कर लो। इसको केवल कैलकुलेशन पर्पस के लिए थोड़ा सरका दिया कि 64 तो एक्चुअल है, क्या वैकेंसी भी थी, हाँ 3 महीने की वैकेंसी थी, अगर वो वैकेंसी नहीं होती तो शायद हमको 24,000 और किराया मिल गया होता और टोटल किराया होता 88,000। अब इसकी तुलना करो इससे, क्या ये कम है वैकेंसी के कारण, ना, वैकेंसी जोड़ने के बावजूद ये कम है, वैकेंसी जोड़ने के बावजूद ये कम है, यानी एनी अदर रीजन, और एनी अदर रीजन का मतलब फेयर है नंबर 2। तुम बताओ अपनी बात, सुन लो, सुन लो धीरे धीरे। बच्चा बोल रहा है कि सर आपने तो ये कहा था कि एक दिन भी अगर किराए पर उठा हुआ होगा तो मान लेंगे साल भर किराए पर उठा था। ये केस मैंने बताया था, तुम सारी चीज़ों को मिक्स क्यों कर रहे हो, खिचड़ी क्यों बना रहे हो, खिचड़ी क्यों बना रहे हो। खिचड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉच पॉच करना तो तुम चीज़ों को हॉच पॉच कर रहे हो। अरे मजाक नहीं कर रहे, हॉच पॉच का मतलब खिचड़ी होता है। तुम क्या खा कर आए हो, हॉच पॉच खा कर आए। डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया खाने के लिए, हॉच पॉच खाने के लिए बोला है, तो तुम हॉच पॉच मत करो। सुनो, जो तुम केस बोल रहे हो कि अगर एक दिन भी किराए पर उठा हुआ हो तो साल भर किराए पर उठा हुआ माना जाएगा, ये लाइन मैंने कब बोली थी, मैंने बोली थी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने के लिए जरूरी है कि साल भर में आपने 1 रुपया भी ना कमाया हो। उस चीज़ को तुम यहाँ क्यों ले आ रहे हो, हर चीज़ को तुम मर्ज करते चले जा रहे हो, एक दूसरे से मिक्स करते चले जा रहे हो। दोनों में अंतर है ना, हर चीज़ को अलग अलग रखो। घर पे रिवीजन नहीं होगा तो यही रिजल्ट आएगा। हटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बोलो भाई।
मुरुगन लेट आउट हिज प्रॉपर्टी जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है 60,000। अ चिट फंड कंपनी एट ₹6,000 पर मंथ। ओके, एक्चुअल रेंट है 6,000 रुपए पर मंथ। ड्यू टू डिफॉल्ट कमिटेड बाय द कंपनी टू द सब्सक्राइबर देयर वर कोर्ट प्रोसीडिंग एंड द हाउस वाज सील्ड। कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में लोग चले गए और घर को ताला लगा दिया गया। नो रेंट हैज बीन रिसीव्ड सिंस जनवरी 2014 टू टिल डेट। अच्छा, rental advance was sufficient only to the adjusted for rent due from January to March। इसको आप लोग लिख देंगे जनवरी 15 एंड जनवरी टू मार्च 2015। जनवरी 15 से मार्च 15, देखो ना, मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। मुरुगन लेट आउट हिज प्रॉपर्टी अ चिट फंड कंपनी एट ₹6,000 per month ड्यू टू डिफॉल्ट कमिटेड बाय द कंपनी टू द सब्सक्राइबर देयर वर कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड द हाउस वाज सील्ड। नो रेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम जनवरी 2014 टू टिल डेट एंड द रेंटल एडवांस वाज सफिशिएंट ओनली टू बी एडजस्टेड फॉर रेंट ड्यू फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2015। हमारा एडवांस एडजस्ट हो गया। लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एरियर ऑफ रेंट। क्वेश्चन जैसा था सही था। जरा ढंग से देखिए, जनवरी 2014 से लेकर के मार्च 2014 तक का जो हमारा रेंट था वो एडवांस से एडजस्ट हो गया। ये हमारा किस साल की बात हो रही है? 13-14 प्रीवियस ईयर। और जनवरी तक का, दिसंबर तक का मिल गया था रेंट, रिसीव्ड था। और जनवरी से लेकर के मार्च तक का रेंट एडवांस से एडजस्ट हो गया। लेकिन ये वो साल है जिसकी बारे में हम बात कर ही नहीं रहे। हम तो बात कर रहे हैं अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2000, और इस क्वेश्चन में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन नीचे एक वर्ड लिखा है, लिक्विडेटर अपॉइंटेड हैज बीन अप्रोच फॉर रियलाइजेशन ऑफ एरियर ऑफ रेंट। एरियर ऑफ रेंट को रियलाइज करने के लिए, अनरियलाइज रेंट को रियलाइज करने के लिए क्या किया गया है? लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया। ताला बंद है घर पे, बताओ वैकेंसी है या नहीं? वैकेंसी है या नहीं? वैकेंसी नहीं है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है और ताला मेरे हाथ में नहीं है, कोर्ट के हाथ में है। हाउस वॉज सील्ड, लेख ले लिखा है। तो जब ताला मेरे हाथ में नहीं है, चाबी मेरे हाथ में नहीं है, तो इसका मतलब घर खाली नहीं है। बोलो। और जब घर खाली नहीं है तो वैकेंसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब क्या करें? हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा। साल भर का एक्चुअल रेंट कितना? 0। क्या रूल 4 की चारों कंडीशंस तय हुई? पहला टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, पूरी हो गई। टेनेंट हैज वैकेटेड द प्रॉपर्टी। टेनेंट ने तो वैकेट कर दी है ना, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसका सामान अंदर है और बाहर से ताला लगा हुआ है। जब तक प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं होंगी हम कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक। तीसरा लीगल प्रोसीडिंग्स। और फोर्थ, कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब ताला ही नहीं लगा है मेरा, तो हमारा तो सेकंड कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, यानी कि अनरियलाइज रेंट की कंडीशन पूरी नहीं हुई। हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगा कितने रुपए पर, बता सकते हो? कितने रुपए? 6,000 के हिसाब से 72,000। और म्यूनिसिपल वैल्यू कितने पर टैक्स लग जाएगा?
लास्ट क्लास का असाइनमेंट दे दें थ्योरी का। और जल्दी नोट करें। चलें। चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 9। राम सिंह हैज बिल्ट अ शोरूम जिसकी फेयर रेंट कितनी है ऑन द हाईवे एंड लेट इट आउट टू एन ऑटोमोबाइल डीलर सिंस जून 2013। कितने रुपए पर? 20,000। फरवरी 2015 में खाली कर दिया गया तो 2 महीने का नहीं मिला, 10 महीने का रेंट मिल गया होगा 2 लाख रुपए। बोलो, तो ये भी 2 लाख और ये भी 2 लाख। बताओ क्या करें, किस पर टैक्स लगाओगे? ये 10 महीने का है, एक्चुअल रेंट पर लगाओगे या फेयर रेंट पर लगाओगे? क्यों? बिल्कुल कंपैरिजन करेंगे। क्या वैकेंट था? क्या वैकेंट था? तो अगर वैकेंट नहीं होता तो शायद 2 महीने का 40,000 और मिलता, और अगर 40,000 और मिलता तो ये कितना हो जाता? तो हम किस पर टैक्स लगाते? 2,40,000 पे। लेकिन अब 2,40,000 तो मिला नहीं, इसी पर टैक्स लगेगा और एक्चुअल रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। श्री कृष्णा राव ओन्स अ हाउस इन एलेप्पी। कहाँ है? हिंदुस्तान में ही है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 84,000। During the previous year 14-15 the property was self-occupied for 2 months and for rest it has been let out at rupees 9,000 per month from June 2014 onwards। यानी अप्रैल मई को छोड़ करके जून से 10 महीने के लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर एक्चुअल रेंट की बात करें तो जून से लेकर कब तक? तीस नवंबर तक। बोलो। और उसके बाद प्रॉपर्टी खाली रही, सुनो इधर, कब से? दिसंबर और जनवरी। फरवरी से फिर 10,000 पर किराए पर उठा लिया गया। पहले 9,000 पर थी। अब जरा देखते हैं सबसे पहला कैलकुलेशन एक्चुअल रेंट का।
अप्रैल से लेकर मई तक कितने महीने होते हैं? ये क्या था मकान? सेल्फ ऑक्यूपाइड, दिख रहा है ना? जून से लेकर नवंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीना। कितने के रेट से? 9,000 के रेट से इतना किराया मिल गया। दिसंबर से लेकर जनवरी तक कितने महीने होते हैं? ये क्या था? वैकेंट था, ठीक है ना? और फरवरी और मार्च को 2 महीने के लिए फिर किराए पर उठा दिया गया 10,000 रुपये के हिसाब से। कितना? अब बताओ, टोटल एक्चुअल रेंट तो मेरा कितना हो गया? पक्का ना? ये तो कहानी क्लियर हो गई कि हमारा एक्चुअल रेंट है 74,000 और 84,000। ये कम हो गया। अगर ये कम हो गया है तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये कम हुआ है वैकेंसी के कारण। अगर ये घर वैकेंट नहीं होता तो शायद 9,000 के हिसाब से 18,000 हमें और मिल गया होता। बोलो, तो टोटल कितना आ जाता? 92,000। कंपैरिजन करो कि अगर 92,000 मिल गया होता यहाँ पर तो हम किस पर टैक्स लगाते? 92,000 पर लगाते। इसका मतलब ये कम है वैकेंसी के कारण। अगर वैकेंसी नहीं होती तो ये अधिक होता और ये अधिक होता तो इस पर टैक्स लगता। तो इसका मतलब वैकेंसी के कारण कम है तो यही टैक्स लग जाएगा। समझ में आई बात? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों ने किया। हटाएं? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। Mr. X owns a house property which is let out for ₹5,000 पर मंथ। यानी एक्चुअल रेंट तो हमारा 60,000 होना चाहिए 5,000 के हिसाब से। फिलहाल हम लिख दे रहे हैं 5,000 पर मंथ। बोलो, द फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी 72,000, म्यूनिसिपल टैक्स 3,600। ये अब फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है ना, बोलो ना। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स क्या आ जाता है? माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मिल जाता है हमें आंसर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस
लिखा हुआ है 60,000 और 72,000। अगर हमारा 60,000 किराया है सालाना एक्चुअल और 72,000 पर एनम है फेयर रेंट, दोनों में से किसको लेंगे? बोलो, सोच रहा ही नहीं है। कितना आ जाएगा? अब आती है बात म्यूनिसिपल टैक्स पर। 3600 रुपये तो हो जाएगा सालाना 7200 रुपये, क्योंकि 6 महीने का दिया है। हाफ ईयर अंडरलाइन कर लें, 3600 रुपये हाफ ईयर। और ये नहीं लिखा है पेड हुआ, यानी तो मान लेंगे पेड हो गया। बताओ कितना आ जाएगा? 64,800। कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? अच्छा, 30% कितना होगा? 18, 19, 200, 19, 640, 440। ये तो कुछ है नहीं। हाँ, 54,000, 45,000। बधाई हो। टफ था ना चैप्टर बहुत। यानी अगर हमने सेक्शन 23 का कैलकुलेशन सक्सेसफुली अगर कर लिया तो हमें नहीं लगता कि आगे हम लोग को कोई दिक्कत आनी है। अब चूंकि हम लोग का दिमाग खुल चुका है, क्या हो चुका है? अब तक बंद था, ताला लगा था। क्वेश्चन नंबर 12। R owns a house. The municipal value of the house is 80,000. इधर देखें, अब हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में सेट हो गया है। ही इज पेड 18,000 एज लोकल टैक्स, यानी म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है। कितना पेड किया है? लेट आउट किया है। ही यूजेस हिज हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस बट लेट आउट हाफ ऑफ द हाउस एट 3,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015। उसका घर कुछ ऐसा था, उसने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा और इसको लेट आउट किया केवल जनवरी से मार्च तक, 3 महीने के लिए। कितने के रेट से? हमें एनुअल वैल्यू बतानी है, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका काफ़ी कंसेप्ट ये क्लियर करेगा। आप देखें इधर, सॉल्यूशन जब भी करेंगे अब इस तरह के क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ करके चलेंगे, क्योंकि घर एक नहीं है। हाउस 1 यूनिट 1, हाउस 1 यूनिट 2। बोलो, हाउस 1 है लेकिन ये 2 यूनिट्स में है, यूनिट 1 एंड यूनिट्स 2। बोलो। अच्छा, जीएवी का कैलकुलेशन कर लो, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो। मैंने तुम लोग को बताया था एक चीज़, चार्ट बनवाया था, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का। सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्यूनिसिपल टैक्स हमेशा नील ही होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील होगा, और एनएवी तो हमेशा ही नील होता है। सोचना बंद है, इतना तो मैंने बता दिया था। जब हम लेट आउट की बात करेंगे तो एक्चुअल में जरा देखो तो म्यूनिसिपल वैल्यू आधे घर की थी 40,000 और आधे घर का एक्चुअल रेंट 3 महीने का 9,000
क्या वैकेंट था बाकी समय घर? ना, हम खुद रह रहे थे, हम खुद रह रहे थे। जब वैकेंट नहीं है तो 9 और 40 में किस पर टैक्स लगेगा? सोचना बंद। क्या दिक्कत है भाई? अरे हाँ, ठीक ना? अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स आधा तो लेस हो जाएगा ना, पूरा तो नहीं करोगे। कितना आ गया? अच्छा अच्छा, मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ है। माइनस कर दोगे क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट? 30%। इसमें तो नील ही आएगा, 9,300। इंटरेस्ट ऑन लोन की तो कोई बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कितना? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी 21,000। टफ था, तुरंत नोट करें। आप अपनी स्टडी मैट लाए हैं? दे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपके स्टडी मैट से ही है। बुक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैं केवल क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आपको आंसर बताते जाना है। ये 5 घरों की डिटेल दी गई हैं। आप लोग अपना अपना आंसर तुरंत निकालते जाएंगे, हमें बताते जाएंगे, फिर हम भी देखें। आपको हमें बताना है सॉल्यूशन के तौर पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, समझ रहे हैं ना? अब आप हमें एक एक आंसर बताते जाएंगे।
हाँ बताएं, पहले का जरा देखते हैं। इन दोनों में जो अधिक हो 90, इन दोनों में जो कम हो, लेकिन ये है ही नहीं तो 90 ही आएगा, कूद जाएगा। 90 और 72 में जो अधिक हो, सोचना ही नहीं है। ना तो अनरिलाइज रेंट की कोई बात है, ना तो वैकेंसी की कोई बात है पूरे क्वेश्चन में। इन दोनों में जो अधिक हो 60, इन दोनों में जो कम हो 60, 60 और 72 में जो अधिक हो, अरे 65 65 यानी 65, 65 एंड 58, 58 58 एंड 60, अरे 24 25 में 25, 25 25 और 30 में 75, 80 में 80, 80 78 में 78, 78 72 में, क्या दिक्कत थी क्या? बहुत टफ क्वेश्चन था ये तो तुम लोगों के लिए। आज की क्लास बस इतनी, बेस हम लोग का पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल और केवल अच्छे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पक्का? थैंक यू बच्चों।